चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 14। गुड आफ्टरनून सर। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो, a molecule in a gas container hits a horizontal wall with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कोई मॉलिक्यूल है और ये वॉल है, इसको हिट करता है, किस वेलोसिटी से हिट करता है? 200 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, इससे ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड, और उसी स्पीड से वो वापस रीबाउंड हो रहा है। मतलब v2 की वैल्यू भी कितने है? 200 मीटर पर सेकेंड। इज द मोमेंटम कंजर्व इन द कोलिजन? इज द कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक? ठीक है, अगर ये रीबाउंड हो रहा है तो भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री पे ही होगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि पहला बताइए कि क्या यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होगा? तो आपका आंसर होगा यस सर। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो मास है, मास तो वही रहेगा, टकराने से पहले का मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी जब सेम रह रहा है टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो मोमेंटम भी क्या होगा? सेम होगा। तो लिखेंगे पहले निकालते हैं बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा? जल्दी बताओ। ये होगा mv, m इंटू v1 बोल लेते हैं, इसका मास दिया है नहीं तो m ले लेते हैं। v1 की वैल्यू कितना है? 200। ठीक है, तो कितना मिल गया? 200 m। टकराने से पहले का ये मोमेंटम था। इसी तरह से बताओ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मास तो m था लेकिन वेलोसिटी क्या था? v2, मतलब m इंटू v2 की वैल्यू भी कितनी है? 200। कितना हो गया? 200 m, m मतलब मास। ठीक है, इसका मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम आपस में क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे? देयरफॉर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन equal to total momentum after collision, total momentum after collision. Therefore we can say that momentum is conserved. पहला तो हो गया मोमेंटम कंजर्व। अब दूसरा ऐसे में क्या बोल रहा है कि बताइए ये किस टाइप का कोलिजन है? इलास्टिक, इन इलास्टिक, किस टाइप का है? ठीक है, तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन होगा तब तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, तभी इलास्टिक होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो इलास्टिक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रहा है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बताओ कितना आएगा? टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 मास m v1 का स्क्वायर ना। तो k1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 मास तो m ही दिया है, v1 की वैल्यू कितना गिवन है? 200 का स्क्वायर। k1 बराबर कितना हो गया? जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 4 और इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 2m, काट लेते हैं। k1 की वैल्यू कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर 4 m जूल। लिख सकते हैं क्या? अब टकराने के बाद का बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? सेम आएगा? बताओ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी, इसको K2 बोल लेते हैं। K2 बराबर क्या आएगा? 1/2 m v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो m की वैल्यू तो m ही है, v2 की वैल्यू भी क्या है? 200 का स्क्वायर। K2 की वैल्यू कितनी आ गई? सॉल्व करोगे तो वही आएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। मतलब टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है। तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। तो लिखेंगे सिंस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, देयरफॉर कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करते हैं। A pump on the ground floor of a building can pump up a water to fill a tank of, अच्छा ठीक है, चलो मान लो ये घर का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से वाटर निकल रहा है और ऊपर जा रहा है, और ऊपर रखा गया है एक टंका, मतलब टंकी। इस टंकी को ये पंप क्या कर रहा है? फिल कर रहा है। इसका वॉल्यूम कितना है टंकी का? इस टंकी का वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, ठीक है। इन 15 मिनट, टाइम कितना ले रहा है भरने में? 15 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा 15 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, मल्टीप्लाई कर लिया, कितना गया? 900 सेकंड, ठीक है। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, ये जो टैंक भाई साहब है ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है? 40 मीटर, ठीक है। सो एच की वैल्यू आपके पास हो गई 40 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%। ईटा की वैल्यू है 30%। एफिशिएंसी क्या है मैं अभी समझाता हूँ। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय पंप, इस पंप ने कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम किया, मतलब इसको कितना पावर दिया गया, पीआई निकालना है। सर ये क्या था क्वेश्चन? पहले तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पहले तो ये जानते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। मैं बोलूँ, मैं आपको अगर 2 पूड़ी खिलाऊं, आप कितना दूर चल सकते हैं बताइए? 2 पूड़ी में कितना दूर चल सकते हैं? क्या है किलोमीटर? कोई 20 किलोमीटर? सीरिया 25, 15, चलो। तो सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। हो सकता है कोई 5 ही किलोमीटर जा पाए, हो सकता है कोई 1 किलोमीटर में क्या, बस हमको 2 पूड़ी और चाहिए। तो सबकी एफिशिएंसी क्या क्या है? अलग अलग है। मतलब मैंने इनपुट कितना दिया और आप आउटपुट कितना दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी, ठीक है। मैंने अगर जैसे होता ना, एक बुलेट लिया है और एक प्लेटिना लिया है, दोनों में 1 लीटर तेल भरते हैं, क्या दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर करेगा? नहीं ना, बुलेट कम करेगा, पलटीना वो पलटेगा नहीं, चलता रहेगा, है कि नहीं? चलता रहेगा। हो सकता है वो 80 किलोमीटर कवर करे, अब बुलेट 20 किलोमीटर में धुआं छोड़ दे, हो सकता है ना। इसके मतलब सबकी एफिशिएंसी क्या है? अलग अलग है। तो एफिशिएंसी का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, याद रखना जिंदगी भर, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा का मतलब ये एन बना के इसका पहुंच बड़ा कर दो, इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी का सिंबल होता है। अभी हम लोग आगे आएंगे जब इंजन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे। तो एफिशिएंसी किसी का, अगर एफिशिएंसी की बात आती है तो याद रखना आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ अगर पावर की बात कर रहा है तो ऐसे लिखेंगे, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। कहीं एनर्जी की बात होगी तो आउटपुट एनर्जी अपॉन में इनपुट एनर्जी। कहीं वर्क डन की बात होगी तो आउटपुट वर्क डन अपॉन में इनपुट वर्क डन, ऐसा होता है, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट, सिंपल सी बात ये होती है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पंप ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, अच्छा, कैन पंप अप अ वाटर, यहाँ से क्या निकल के जा रहा है? वाटर जा रहा है और इस टैंकी को भर दे रहा है। कितनी देर में भर रहा है? 900 सेकंड में भर रहा है, 15 मिनट में भर दे रहा है। कितने हाइट पर ये रखा गया है? 40 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, 40 मीटर। तो पूछ रहा है कितना ये पंप पावर कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम करेगा अगर इसकी एफिशिएंसी 30% है तब, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं ये आउटपुट पावर कितना दिया, कितना आउटपुट दिया, अपॉन में हम इनपुट पावर इनटू एफिशिएंसी, पता ही हम लोग निकाल लेंगे इसे। तो पहले आउटपुट पावर निकालते हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो आउटपुट पावर बराबर क्या होगा? पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यस नो? अच्छा सर,
वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन को लिख सकते हैं क्या? mgh अपॉन में t लिख सकते हैं। अरे वर्क डन, अब अगर कोई बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो होता है, तो वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस नो? अब समझो बेटा, m दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। g पता है, h पता है, t पता है, m मिल जाए तो मेरा क्या काम बन जाए। तो m कैसे निकालेंगे? कल हम लोगों ने निकालने का तरीका सीखा था, याद करो कल का जमाना, और बताओ इसमें किसको ऊपर भेजा जा रहा है? पानी को। अब पानी की डेंसिटी क्या होती है? 10⁻³ kg/m³। कल ही हमने बात किया था, है ना? मतलब आपको ये गिवन नहीं है, याद रखना पड़ेगा। क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻³ kg/m³। लिख सकते हैं यहाँ तक? अब निकालते हैं, पहले मास निकाल लेते हैं। m पता चल जाए तो मेरा खेल हो जाएगा सारा, ठीक है? m कैसे निकलेगा बच्चा दास? देखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास। डेंसिटी की वैल्यू हमको पता है 10⁻³, वॉल्यूम भी पता है हमारे पास 30, ठीक है? मास की वैल्यू कितनी आ गई? 30 × 10⁻³, ठीक है? अब आउटपुट पावर निकालो। आउटपुट पावर मतलब PO, ये होगा mgh अपॉन में T। रखते हैं PO = m की वैल्यू है 30 × 10⁻³, g की वैल्यू 9.8 इंटू h की वैल्यू 40 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है? 900। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कट गया। आउटपुट पावर क्या दिखाई दिया? जल्दी बताओ। आउटपुट पावर इक्वल टू हो गया, अरे PO, आउटपुट पावर कितना हो गया? 9.8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 8 चौका 32 और 9 चौका 36, 39.2 है ना? इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 3 अपॉन में 3, ठीक है? ये 3 से काट लो, कितना टाइम जाएगा? चलिए बताओ। आउटपुट पावर कितना आ गया? 13.06 ना, इंटू 10 की पावर 3, ये आउटपुट पावर आ गया। अब हमको एफिशिएंसी पता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। एफिशिएंसी कितना गिवन है? 30% इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट। 30% का मतलब होगा 30/100। आउटपुट की वैल्यू है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में PI। लिख सकते हैं क्या? 1 0 से 1 0 कैंसिल करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। PI बराबर कितना होगा? 13.6 और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में क्या हो गया? 3, काट लो। PI की वैल्यू कितना हो गया? 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15 इंटू 10 टू द पावर 4 वाट। इतना एनर्जी, इतना पावर इनिशियली ये जो मोटर है वो क्या हुआ होगा? कंज्यूम किया होगा। बात समझ में आया? नोट करिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16.6। चलिए इसको बड़ा ही कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। कलर मैं रेड लगा लूंगा। को बोल रहा है टू आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट्स हेड ऑन। हेड ऑन मतलब सामने से टकराया और सामने जाएगा, हेड ऑन बाय अनदर बॉल बेयरिंग्स ऑफ सेम मास। दोनों का मास क्या है? सेम है। मूविंग इनिशियली विद स्पीड v। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, अगर बोल रहा है कि कोलिजन इलास्टिक है, ध्यान सुनिएगा, कोलिजन क्या है? इलास्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल रिजल्ट। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो बताओ पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन सा पॉसिबल हो, मतलब कौन सा कंडीशन सही है? पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है कि तीसरा वाला सही है? तो इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है? तो पहले हम, ये है बिफोर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन की अगर हम काइनेटिक एनर्जी बात करें, बिफोर
कोलिजन बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा 1/2, और ये कौन सी बॉडी मूव कर रही है? सिर्फ पहली वाली ना, तो 1/2 मास हो जाएगा इसका m, और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v², मतलब टकराने से पहले का काइनेटिक एनर्जी ये है। इसका मतलब अगर इन तीनों में से जिसकी भी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आ रही होगी वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर नहीं आ रही होगी वो कैसा कोलिजन होगा? इन इलास्टिक होगा। तो हमको इलास्टिक पूछ रहे हो तो इलास्टिक की बात कर लेते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में अगर बात करें यहाँ पर आफ्टर कोलिजन, रेड वाला ही सही दिख रहा है ना। आफ्टर कोलिजन पहले वाले बॉडी की बात करते हैं। पहले वाले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी देखो कितना होगा? 1/2, मास कितना हो जाएगा? m + m, 2m, इंटू वेलोसिटी क्या हो गई? v/2 का होल स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा? mv²/4, mv²/4। क्या ये इसके बराबर है? नहीं, तो ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। पहला तो रेस से बाहर हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले बॉडी की बात करते हैं, सेकंड वाला पार्ट। चलो इसका मास कितना हो जाएगा? ये तो 0 है, छोड़ देते हैं। जो जिसके अंदर वेलोसिटी सिर्फ उसकी मास लेके चल रहे हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब मास कितनी है? m। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v²। क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है? इसका मतलब ये कैसा कोलिजन है? इलास्टिक। ये कैसा कोलिजन था? इन इलास्टिक। तीसरा बिल चेक कर लेते हैं कैसा कोलिजन है। चलो इन तीनों का मास कितना हो गया? 3m। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/2 3m इंटू वेलोसिटी क्या है? v/3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 3 बचेगा ना, मतलब कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? mv²/6। ये भी किस टाइप का कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है। बात समझ में आ गई? नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, ए बॉब ए ऑफ अ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री एंगल। मतलब एक कोई बॉब है जिसका मास m है और a पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल पे उसको छोड़ा जा रहा है, ठीक है। टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब b ऑफ सेम मास। एक b पॉइंट पे एक बॉब रखा गया है जिसको वो क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, और इसका भी मास क्या है? सेम है एट रेस्ट, लेकिन ये रुका हुआ है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 इस समय। रेस्ट on a table as shown in figure, how high does the bob A rise after the collision? Neglect the size of bob and assume that the collision is to be elastic. कितना ऊंचा जाएगा? ठीक है। अब देखो बेटा, समझने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर ये कोलिजन इलास्टिक है, इसका मतलब टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। इसका मतलब होगा क्या? ये भाई साहब आएंगे टकरा करके, ये रुक जाएगा। ये जो रेड वाला है ना, ये रेड वाला भाई साहब, ये आएंगे टकरा करके यहाँ रुक जाएंगे, और लेकिन ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है वो उसी वेलोसिटी से क्या होगा? यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। मतलब जितनी हाइट इन्होंने कवर किया था उतनी हाइट क्या करेंगे? ये भी कवर करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? क्योंकि यहाँ कोलिजन क्या है? इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा है कि टकराने से पहले का और टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से आकर टकराया होगा तो ये तो रुक जाएगा, उसी वेलोसिटी के साथ दूसरी वाला बॉडी क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। जब उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा तो कितना हाइट कवर करेगा? जिस हाइट से आया था उसी हाइट को कवर करेगा। समझ में आया? तो लिख लो, एक स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे लिखना है। आप लोग स्टेटमेंट लिख लो, फटाफट लिख लो।
since the collision is elastic, therefore A would come to rest, therefore A, capital A, would come to rest, and B would begin to move, with the same velocity of A, and cover same height as that of A, मतलब जितना हाइट A ने कवर किया था उतना ही हाइट B भी कवर करेगा। क्यों करेगा? इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन होता तब क्या आंसर होता आपका? तब हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये कितना जाएगा, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में यहाँ कुछ एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो हो सकता है वो टकराने के बाद ये यहीं पर रुक जाता, या हो सकता है और दूर चला जाता, आई डोंट नो। दूर तो नहीं जाता, उससे कम ही जाता, क्योंकि कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होता, कन्वर्ट होता है। एनर्जी का लॉस दूसरे फॉर्म में होता है, ऐसे बोल देंगे। अगर हम बोल देंगे एनर्जी का लॉस होता है, तब तो ज़िंदगी बर्बाद है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने बताया था ना, भूत होते हैं कि नहीं? ये नहीं है, ये बताओ भूत होते हैं कि नहीं? साइंस पढ़ते हो, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, बताओ भूत होते हैं कि नहीं? श्रेया बताइए, रुक जाओ, बताओ श्रेया।